नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते कुछ अहम खबरें हैं जो आप सभी की जानकारी में लाना जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरफ एक भाजपा विधायक को माननीय कोर्ट द्वारा सजा सुना दी गई है, तो दूसरी तरफ कुछ भाजपा विधायक गुप्त मीटिंग में चाय चाय खेल रहे हैं। तो वहीं कुछ बड़े अधिकारी राज्य के एक हाई प्रोफाइल जमीन घोटाले की जांच की आंच में झुलसने लगे हैं। इन्हीं सबके बीच प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें भी हैं जो लगभग आईसीयू के सहारे ही सांसें ले रही हैं। बाकी रही बात विपक्ष की, तो हरीश रावत स्टिंग वाला जिन बोतल से फिर बाहर आ गया है। मतलब इस वाले हफ्ते में बहुत उठापटक है, जिस पर आपकी राय अगर नहीं मिली तो तमाम खबरें अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि प्रदेश के लिए क्या हितकारी है ये आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं। कम से कम स्वार्थ से परिपूर्ण नेतागण तो कतई नहीं। वैसे इस बीच पूरे देश में चर्चा का विषय बना अंकिता भंडारी केस, जिसमें 3 बिगड़े रईस जादव ने एक युवा लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, उसका फैसला भी आ चुका है। अदालत ने तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बावजूद इसके प्रदेश की जनता के बीच आक्रोश बना हुआ है। शुरुआत करते हैं हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले से। वैसे तो आपकी जानकारी में हम पहले ही ये ला चुके हैं कि 35 बीघा कृषि भूमि नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ 20 दिन में कमर्शियल बना दी गई। फिर ये जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। ये वही जमीन है जो कूड़े के ढेर के पास थी, लेकिन अचानक उसका दाम करोड़ों में उछल गया। अब इस करोड़ों के जमीन घोटाले की हाई प्रोफाइल जांच पूरी हो चुकी है। आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना यह है कि वित्तीय अनियमितताओं, प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के त्रिकोण के इस घोटाले के दोषियों के खिलाफ धामी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सूचना यह है कि जांच में 3 बड़े अधिकारी दोषी पाए गए हैं। हरिद्वार के डीएम, नगर आयुक्त और एसडीएम। शहरी विकास सचिव को सौंपी गई रिपोर्ट में 3 बड़े अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जानकारी के मुताबिक जांच में यह साफ हो गया है कि लगभग 35 बीघा कृषि भूमि के लैंड यूज व खरीद में तय नियमों व शर्तों का पालन नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी व एसडीएम अजयवीर सिंह को दोषी करार दिया गया है। जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ यथोचित एक्शन लेने की बात कही गई है। मौजूदा समय में आईएएस वरुण चौधरी सचिवालय में अपर सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हरिद्वार नगर निगम ने कुछ करोड़ की कृषि भूमि का लैंड यूज 20 दिन के अंदर ही चेंज कर दिया। कूड़े के ढेर के समीप स्थित इस कृषि भूमि के कमर्शियल भू उपयोग में तब्दील होने पर जमीन की कीमत के दाम उछलकर 55 करोड़ तक पहुंच गए। इसके बाद अधिकारियों की मिलीभगत के बाद यह जमीन ऊंचे दामों पर खरीद ली गई। जांच रिपोर्ट में जमीन खरीद के औचित्य पर गहरे सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन से सरकारी खजाने में लगी करोड़ों की चपत को भी गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा माना गया। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल देखी जा रही है। तो सवाल यह है, क्या यह प्रशासनिक लापरवाही थी या एक योजनाबद्ध लूट? अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री धामी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर यह मामला भी एनएच घोटाले की तरह फाइलों में दफन होकर किसी अंधेरे कोने में मकड़ी के जालों में सिमट कर रह जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में हुए एनएच घोटाले में कई अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कई बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट मिलने पर सवालों के अंबार लगने लगे थे। आखिरकार मामला जैसा कि होता आया है, ठंडे बस्ते में ही चला गया। ऐसा नहीं कि हर जगह ठंडे बस्ते जैसी ही स्थिति है। दूसरी तरफ की खबर का रुख करें तो गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सत्ताधारी भाजपा के नेताओं की अलग अलग मीटिंगें भी कई सवालों को जन्म दे रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मीटिंग के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है या फिर ये बस चाय पर चर्चा मात्र है। वैसे उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि ऐसी मीटिंग्स अक्सर सत्ता की दिशा बदलने का ही काम करती आई हैं, फिर चाहे राजनीतिक दल कोई भी रहा हो। खैर, वापस भाजपा की खिचड़ी की तरफ रुख करते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सत्ताधारी दल के नेताओं में अचानक इतनी मेल मुलाकात क्यों बढ़ गई है। एक तरफ सीएम धामी टिहरी के घंटागढ़ महोत्सव में सांस्कृतिक रंग भर रहे थे, तो वहीं स्वघोषित राजधानी देहरादून में कुछ भाजपा विधायक पूर्व मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर गुपचुप बैठक में जुटे थे।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह बैठक सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा थी जो कि मीटिंग के पब्लिक होने पर बताई जा रही है, या फिर इस मीटिंग में सत्ता के भीतर चल रही नाराजगी को लेकर चल रही गुप्त चिंगारी को और हवा देने की तैयारी। वैसे कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव के लिए ये मीटिंग रखी गई, तो कुछ कहते हैं कि अपनी सीट को 2027 विधानसभा चुनाव में सुरक्षित करने की रणनीति इस चर्चा का मुख्य एजेंडा थी। मगर इन सब के पीछे एक सच और भी है जो जानते तो लगभग सभी राजनीतिक हैं, पर जुबान पर लाने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते। हम भी क्यों ये खतरा मोल लें और बोलें कि ये तमाम नाराज विधायकों को एकजुट कर बदलाव को दी जाने वाली हवा को तेज करने की कोशिश है, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर किया गया प्रतीत हुआ था। या फिर अगर इन सबसे अलग विकास के मुद्दों पर ही चाय पर चर्चा हुई तो फिर उन मुद्दों को बाकायदा साक्ष्य के साथ सभी माननीय विधायकगण जनता के सामने रख दें, पर सिर्फ विकास के मुद्दों पर चर्चा, थोड़ा यकीन करना मुश्किल सा है। दोस्तों, आपको अगर यकीन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वैसे इस चाय पर चर्चा से बाहर निकल वही आमतौर पर कही जाने वाली बातें तमाम विधायकों की तरफ से सामने आई, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम विधायकों की सबसे बड़ी चिंता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रही। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव से पूर्व लंबित विकास कार्यों के जल्द बजट आवंटन पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने कहा कि प्रत्येक पार्टी विधायक के क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं के बजट स्वीकृति में अड़ंगा लगाने वाले बेलगाम अधिकारियों के बारे में भी चर्चा की। कई का कहना है कि विधायकों के इलाकों की योजनाएं बजट की बाट जो रही हैं, मतलब उन पर काम नहीं हो रहा। मौजूदा विधायकों ने सीएम धामी के फैसलों की सराहना तो की, लेकिन अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। इन विधायकों का कहना था कि शासन से लेकर जिले में मौजूद ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे। चाय की बैठकी में उठे सभी मुद्दों पर सीएम धामी से मिलकर चर्चा करने पर भी सहमति बनी। कुछ भाजपा विधायकों ने इकोलॉजी संतुलन कायम रखते हुए खनन कार्य करने पर भी बल दिया। इसके अलावा जिला व मंडल के सांगठनिक चुनाव को लेकर भी नाराजगी जताई। ये बात भी उभरी कि इन चुनावों में कुछ जगह स्थानीय भाजपा विधायकों की सुनी नहीं गई, यानी धामी सरकार में अधिकारी सत्ता पक्ष के ही विधायकों की नहीं सुन रहे, मतलब विपक्ष के विधायकों की तो फिर क्या ही सुनी जा रही होगी। चर्चा है कि भाजपा विधायक अरविंद पांडे के विधायक हॉस्टल स्थित आवास में विधायक भरत चौधरी, भोपाल राम टमटा, सविता कपूर, बिशन सिंह चुफाल, ब्रिजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल मौजूद रहे और गर्म चाय की चुस्की लेते रहे। बाद में यह भी सुना गया कि कुछ और विधायक भी दूसरी किस्त में चाय पकौड़े की पार्टी में पहुंचे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बैठक से एक दिन पहले ही मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल की मुलाकात भी सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी थी, क्योंकि ये दोनों कांग्रेसी गोत्र के नेता हैं और भाजपा सरकार में मंत्री। ऐसे में इनकी मुलाकात के भी कई मायने टटोले जा रहे हैं। एक के बाद एक भाजपा में विधायकों और मंत्रियों की इस तरह की मीटिंग खेलना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इन तमाम सवालों से एक बात तो साफ है, उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ सामान्य तो नहीं है। आमतौर पर इन सभी मुलाकातों को नेता, मंत्री, विधायक अनौपचारिक मुलाकात का नाम देते हैं, पर राजनीति की जरा भी समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि ऐसी मुलाकातें सामान्य नहीं होती। थोड़ा देर से ही सही इन्हीं मुलाकातों के परिणाम खुलकर सामने आ ही जाते हैं। ये चाय की बैठकें सत्ता के अंदर शुरू हो चुकी सियासी खिचड़ी का संकेत हैं, या फिर वाकई जनता की भलाई के लिए विधायक एकजुट हो रहे हैं। इसका फैसला तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में खुलकर नजर आने लगेगा, लेकिन जमीनी तौर पर भाजपा के हालात थोड़े कमजोर हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी आपसी तनातनी और लड़ाई में उलझी हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टी खुद ही तीसरे विकल्प की जमीन तैयार करने में लगी हैं, वो भी बिना जाने और बिना समझे। माना यह भी जा रहा है कि दोनों ही दलों का ये आपसी विरोध 2027 के आते आते और भी प्रचंड होने के आसार हैं। भाजपा में सिर्फ एक ही चिंता ने जन्म या कहीं आकार नहीं लिया। हाल ही में हुए कई घटनाक्रम भाजपा की फजीहत करवा ही चुके हैं। ये सिलसिला थमने की बजाय अब एक कदम और आगे निकल गया है, क्योंकि अब भाजपा को अपने एक विधायक की चिंता भी सताने लगी होगी, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी करार दिया गया है और सजा सुना दी गई है। दरअसल मामला भाजपा के हरिद्वार जिले के रानीपुर विधायक आदेश चौहान से जुड़ा है। भाजपा विधायक आदेश चौहान, उनकी भांजी दीपिका चौहान और 2 पुलिस निरीक्षक राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
अदालत ने यह फैसला सोमवार को वर्ष 2009 में दर्ज दहेज उत्पीड़न और हिरासत में मारपीट के मामले में सुनाया। बताया जा रहा है कि विधायक की भांजी दीपिका चौहान के पति मनीष ने वर्ष 2009 में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जबकि पुलिस वालों पर फर्जी सबूत बनाने के आरोप सिद्ध हुए थे। सवाल यहां यह भी है कि अपराधी सिद्ध हुए भाजपा विधायक की विधायकी जाएगी या रहेगी। नैतिकता के नाते होना तो ये चाहिए कि पार्टी उनसे इस्तीफा ले जब तक कि वो निर्दोष सिद्ध ना हो, पर सवाल नैतिकता का है जो अब राजनीति में थोड़ा ओझल सी ही है। वैसे ये मामला अपने आप में एक मिसाल भी है, जहां दहेज उत्पीड़न के मामले में पति पक्ष को ध्यान में रखते हुए न्याय मिला है। दहेज उत्पीड़न के लिए बने कानून का कई बार गलत तौर पर फायदा उठाया जाता है और हमारे समाज के सिंघम भी अक्सर बिना कोई भी जांच पड़ताल किए सीधा मामला दर्ज कर लड़के पक्ष के पूरे खानदान को बुक करके जेल की चार दीवार के पीछे फेंक देते हैं। देखा तो कई बार यह भी जाता है कि स्वघोषित सिंघम उन लोगों को भी धर लेते हैं इस मामले में जिनका दूर दूर तक उस परिवार से लेना देना तक नहीं होता। आपके आसपास भी कई घटनाएं ऐसी हुई होंगी जहां पति पत्नी का झगड़ा जब बढ़ जाता है और पुलिस के पास मामला पहुंचता है तो केस दहेज उत्पीड़न का दर्ज कर दिया जाता है। सच ये है कि कई महिलाएं दहेज उत्पीड़न से पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए, मगर पुलिस को पहले पूरी जांच ईमानदारी से कर लेनी चाहिए कि कहीं पति पत्नी के झगड़े में किसी पक्ष का पूरा निर्दोष परिवार ही न उजड़ जाए। न्यायालय ने फैसला सुनाकर न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिया है बल्कि इन स्वघोषित सिंघमों को भी एक सीख दे दी है कि कानून से खिलवाड़ तो वर्दी पहनने वालों को भी नहीं करने दिया जाएगा। कानून की परीक्षा भी एक और जगह चल रही है जहां कई सालों पुराना जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। आरोप था कि हरीश रावत सरकार बचाने के लिए विधायकों का मोलभाव कर रहे थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। अब इस मुकदमे के नए विवेचना अधिकारी ने मंत्री उनियाल समेत कई नेताओं को पूछताछ के लिए अलग अलग तिथियों में बुलाया है। हरिद्वार के एक विधायक बयान दर्ज करा चुके हैं। 2016 में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। लगभग 3 साल बाद पूर्व सीएम हरीश रावत व अन्य पर 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 6 वर्षों से सीबीआई विवेचना कर रही है। अब इतनी लंबी विवेचना के बाद सीबीआई के हाथ क्या लगा है, ये आज भी रहस्य है, लेकिन समय समय पर जब भी इसका जिन्न बाहर बोतल से आता है तो राजनीति जरूर गर्मा जाती है। हरीश रावत कांग्रेस के खांटी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, लिहाजा उनके वॉशिंग मशीन की सेवाएं लेना तो संभव शायद है नहीं, मगर छोटे मोटे साबुन से हाथ धोकर वो शायद इस मुश्किल घड़ी में ये संदेश तो दे ही सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करूंगा फिर विश्वास करूंगा। राजनीति का एक और मुद्दा है जो इस समय एक चिट्ठी के कारण गर्मा गया है। हालांकि ये गोपनीय चिट्ठी जनवरी 2025 में लिखी गई थी, जो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले सवाल तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही अपने सचिवालय या अपने कैंप ऑफिस की एक बार समीक्षा करने की जरूरत है कि कैसे कोई गोपनीय कागज उनके दफ्तर से लीक हो सकता है, खासकर तब जबकि वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए लिखा गया हो। बात करने पर खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नाराजगी जताई है कि कैसे कोई गोपनीय चिट्ठी लीक हुई। कौन है वो अधिकारी कर्मचारी जिसने मुख्यमंत्री के ऑफिस के कागजात से छेड़छाड़ का प्रयत्न किया। मामला उत्तराखंड सरकार के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का था, जिसे उत्तराखंड सरकार ने उस समय पीपीपी मोड पर देने का फैसला लगभग कर ही लिया था। हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज 100 MBBS सीटों वाला ये बड़ा प्रोजेक्ट है। जनवरी 2025 में सरकार ने यह निर्णय लिया था, जिसे पीपीपी मोड यानी निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया गया था। उस समय भी इस पर खूब विवाद हुआ था, छात्रों तक को सड़कों पर उतरना पड़ा था। उस दौरान ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह गोपनीय चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखी थी, जिसके बाद इसे यानी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने की बजाय पुनः सरकारी हाथों में लेने का फैसला कर लिया गया था। उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना था कि उन्होंने खुद इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। ऐसे में इसका निजीकरण न सिर्फ गलत है बल्कि जनता के टैक्स के पैसे की भी अनदेखी है। वो मांग कर रहे थे कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे
उनकी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार को खुद संचालित करना चाहिए ताकि इससे निकलने वाले डॉक्टर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बने, न कि प्राइवेट सिस्टम का। ये चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इससे एक बात तो साफ है, बीजेपी के भीतर इस फैसले को लेकर मतभेद गहरे हैं। त्रिवेंद्र इससे पहले खनन जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेर चुके हैं। सवाल सिर्फ मेडिकल कॉलेज का नहीं है, सवाल यह है कि जब सरकार ने जनता के पैसे से इमारत बनाई, संसाधन झोंके, तो फिर प्राइवेट हाथों में सौंपने की क्या मजबूरी थी? इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या कारण है? ये सब जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। बाकी अभी ये भी जनता के सामने आना जरूरी है कि गोपनीय या अति गोपनीय दस्तावेज आखिर कैसे और किसके जरिए सोशल मीडिया पर तैरने लगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री के ऑफिस में तमाम सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज रहते ही होंगे। अगर एक चिट्ठी बाहर आ सकती है तो क्या यह मुमकिन नहीं कि अन्य दस्तावेज सुरक्षा तंत्र का घेरा तोड़कर बाहर आ जाएं? मामला भले एक चिट्ठी का है, मगर इस चिट्ठी के पीछे छिपे हुए लोगों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सवाल यहां सुरक्षा का भी है। सुरक्षा तो आज की तारीख में स्वास्थ्य सुविधाओं के भरोसे भी नहीं रह गई हैं। सोचिए, अगर आपके दूर दराज के गांव में किसी को हार्ट अटैक आ जाए और 100 किलोमीटर तक कोई अस्पताल ही ना हो, या कोई महिला गर्भवती हो और उसे 2-2 घंटे तक स्ट्रेचर पर पहाड़ चढ़ाकर लाया जाए, तो क्या हाल होगा? उत्तराखंड सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास करती है। 2025-26 के बजट में भी स्वास्थ्य पर 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, लेकिन जरा जमीनी सच्चाई देखिए। राज्य में करीब 700 से ज्यादा पीएचसी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा या तो बंद हैं या डॉक्टर ही नहीं है। 1500 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्सें शामिल हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उत्तरकाशी जैसे जिलों में लोगों को आज भी खच्चर या स्ट्रेचर पर मरीज ढोने पड़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में डॉक्टर मिलना मुश्किल है, दवाएं आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं और गंभीर मरीज को दून या दिल्ली रेफर किया जाता है। पहाड़ों के अधिकतर अस्पताल आज रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जो कि एक कड़वा सच है। राज्य गठन के 24 वर्ष बाद भी यहाँ की जनता मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। 2024 की रिपोर्टों के अनुसार राज्य के करीब 60% पहाड़ी क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। कई अस्पतालों में एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट की सुविधाएं नहीं हैं। मरीजों को छोटी छोटी जांच के लिए 100-200 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी एक गंभीर समस्या है। युवा डॉक्टरों का पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्टिंग से बचना और प्रशासन की लापरवाही स्थिति को और बिगाड़ते हैं। कई बार तो एक सीएचसी में सालों तक कोई विशेषज्ञ नहीं होता। इसके चलते मरीज या तो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं या इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। राज्य की 108 एम्बुलेंस सेवा कभी जनजीवन की रीढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब वो भी धीमी गति से चल रही है। खराब सड़कों, तेल की कमी और फंड के अभाव में ये सेवाएं ठीक से काम नहीं कर पा रही। दूरस्थ गांवों से मरीजों को लाने में घंटों लग जाते हैं। खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमारी 108 सेवा सिर्फ वहीं तक जा सकती है जहां तक सड़कें जाती है, जो कि पीडब्ल्यूडी के काम का हिस्सा है। अब जरा सोचिए कि जब खुद मंत्री ही दूसरे मंत्री पर अपनी नाकामी थोप रहे हैं, खासकर जब वो खुद उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, तब तो बाकी रह क्या जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में लगातार घोटाले सामने आते रहे हैं। उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार, फर्जी बिलिंग और फंड का दुरुपयोग जैसी खबरें आम हैं। पहाड़ों के लिए आवंटित बजट का अधिकतर हिस्सा मैदानी क्षेत्रों या फाइलों में ही खत्म हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के चलते लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, जिससे गांव खाली हो रहे हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जैसे देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश आदि में जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है। इससे शहरी अस्पताल भी अत्यधिक भीड़ और संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आज अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अगर जल्द ठोस नीतियां, बेहतर बजट प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ना तय है। सरकार को चाहिए कि वो डॉक्टरों को पहाड़ों में सेवा देने के लिए प्रेरित करे, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करे और हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास करे, बिना किसी भी दोषारोपण किए।
कहीं ऐसा ना हो कि देवभूमि बेबसी की भूमि ना बनकर रह जाए। स्वास्थ्य विभाग के इस मुद्दे पर आप भी कुछ सोचते हैं दोस्तों, या फिर किसी दूसरे के बोलने का ही इंतजार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें ताकि संदेश सरकार तक पहुंच सके। वैसे इन दिनों भाजपा भी कुछ बुरे दौर से गुजर रही है। भाजपा को उसके ही एक वरिष्ठ नेता के बेटे ने मटियामेट करके रख दिया है। पौड़ी गढ़वाल की एक युवा लड़की को अनैतिक देह व्यापार में धकेलने और मना करने पर अपने 2 साथियों के साथ लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले भाजपा नेता पुत्र पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को कोटद्वार की एक अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीते दिन दिए अपने फैसले में तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने, अनैतिक देह व्यापार और छेड़खानी का दोषी पाया है। अंकिता भंडारी के परिवार को 4 लाख मुआवजा देने का फैसला भी कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आवाज उठ रही है कि अंकिता की हत्या से जुड़े कई खुलासे अभी तक हो नहीं पाए। कथित वीआईपी के नाम का जिक्र अंकिता भंडारी के माता पिता भी लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं। इस पर हम एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ जल्द ही आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे। वैसे ऐसा भी जरूरी नहीं कि सब बुरा ही बुरा है। अंत में एक अच्छी खबर भी है जिसे प्रदेश की जनता तक पहुंचाना जरूरी है। उत्तराखंड को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी विकसित करने के लिए योग नीति को मंजूरी मिल गई है। इस नीति में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में 50% या अधिकतम 20 लाख, मैदानी क्षेत्रों में 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इसके अलावा प्रदेश में 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। योग को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पहले से चल रहे होम स्टे, रिजॉर्ट्स, होटल, स्कूल, कॉलेज में विस्थापित होने वाले योग केंद्रों में रखे जाने वाले योग अनुदेशक के लिए प्रति सत्र 250 रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। वो युवा जो योग प्रशिक्षित हैं उनको सरकार के इस फैसले से रोजगार मिल सकता है, बशर्ते इस पर सरकार के अधिकारी गंभीरता से काम करें, नहीं तो ये योजना भी फुस होने में देर नहीं लगेगी। धामी जी से अनुरोध है कि इस योजना की समय समय पर समीक्षा कर लें, नहीं तो लापरवाह अधिकारी इस योजना को मटियामेट करने में देर लगाएंगे नहीं। यूं तो हमारे इस वीडियो ने कई सवालों को जन्म दे दिया है, पर कुछ मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब आपको ही ढूंढने होंगे कि कैसे इस राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा सकता है और कैसे नीचे से लेकर ऊपर तक जमीन के काले कारोबार में लिप्त इन माफियाओं से प्रदेश को बचाया जा सकता है। भ्रष्टाचार रूपी दीमक पूरे प्रदेश को खाए जा रही है, मगर इन सवालों को पूछने वाला कोई है नहीं। मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत मुझे कम से कम आप में तो दिखाई दे ही रही है, तो करिए थोड़ी और हिम्मत और सवाल पूछिए सत्ता से, ताकि आप अपने उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने में योगदान दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।